सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। और आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आप जैसे नोट भूल जा रहे हो या फिर इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो क्वेश्चन लिखा है आप हर एक वर्ड को अंडरलाइन करते जाओ और हर एक वर्ड पे अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि फटाफट करने के चक्कर में आप आधा क्वेश्चन पढ़ा और आधा ऐसे ही मतलब समझ लिया कि हाँ ये ऐसे ही होगा। Hi everyone, welcome to Camile TB Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Pranav Pundarik and I'm an educator of biology on Unacademy. And आज मेरे साथ यहाँ पर है रुतुल, NEET UG 2021 All India Rank 5 with a score of 715 on 720. So most welcome to Camile TB Toppers. Before we begin with anything, एक बार अपने आप को introduce कर दो सबको, कहाँ से हो वगैरह वगैरह, so that everyone gets familiar with you. Then we'll proceed. Thank you sir, it's my pleasure to be here with you. सो आई एम रुतुल छग, मेरा ऑल इंडिया रैंक 5th है और मैंने नीट 2021 दी है। मैं बेसिकली कोडीनार गिर सोमनाथ से हूँ, गुजरात का पार्ट है जो। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। सो ओके ग्रेट। सो फाइनली तो गुजरात से पहली बार ही दिल्ली शिफ्ट हुए हो। सो हाउ इज़ दिल्ली एंड हाउ इज़ एम्स न्यू दिल्ली टू बी प्रिसाइज? एम्स दिल्ली के बारे में जितना सुना था, जितना पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एक्सपेक्टेशंस हाई है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, लेकिन यहाँ के एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, नॉन एकेडमिकली भी यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग फेस्ट होते हैं। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ओके ग्रेट। सो हम चलते हैं अभी थोड़ा सा स्कूल बैकग्राउंड वगैरह की तरफ। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि यार एमबीबीएस ही क्यों चूज़ किया? कि घर वालों ने बोला कि कहीं से सुना ये करना है, कि अंदर से मोटिवेशन है? सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस? मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। सो एमबीबीएस परस्यू करना मैं पहले से ही मेरी विश थी। और साथ ही जो डॉक्टर्स है, मैंने अभी जैसे कोविड केसेस है तो उसमें भी देखा कि डॉक्टर्स कितनी हेल्प करते हैं और उनका काम क्या है, प्लस उनका जो नेम फेम सोसाइटी में है। सो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और इसलिए मैंने डॉक्टर प्रोफेशन चूज़ किया। ओके ग्रेट। सो शुरुआत से एकदम क्लियर थे कि एमबीबीएस ही करना है? यस सर। ओके। सो 10th के बाद जब 11th में आते हैं हम, तो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, पीसीएम लें, पीसीबी लें, पीसीएमबी लें। यूजुअली यही रहता है, बाकी आर्ट्स कॉमर्स की अलग बात है। तो यार ये वाली चूजिंग में फिर कोई दिक्कत आई थी कि एकदम शुरू से ही क्लियर थे? नहीं, मतलब थोड़ी दिक्कत तो आई थी क्योंकि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता था। बट मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। सो फिर मैंने मैथ्स को साइड में रख के बायो चूज़ कर लिया। तो यार ये थोड़ी गड़बड़ चॉइस नहीं हो गई? मैथ ज़्यादा अच्छा लगता था देन? बट एज अ प्रोफेशन मुझे आके मैं खुद को कैसे इमेजिन करूँ, मतलब मुझे IITian या फिर दूसरे इंजीनियरिंग की जगह मैं खुद को एज अ डॉक्टर इमेजिन करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। ओके। सो दैट्स वाई यू चोज बायोलॉजी ओवर मैथ्स। यूजुअली क्या रहता है लोगों का कि मैथ्स कम पसंद आती है तो बायो चूज़ कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैथ्स पसंद आई फिर भी छोड़ना पड़ा। ओके दैट्स ग्रेट। सो 10th तक क्या रहता है ना कि अपन थोड़ा ज़्यादा थियोरी पढ़ते हैं, थोड़ा अप्रोच बहुत डिफरेंट रहता है। जब उसके बाद 11th में आए, सो हाउ डिड यू मैनेज? अचानक से बहुत सारा सिलेबस, बहुत कॉम्पिटिटिव सा फील हुआ होगा। सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? 11th में स्टार्टिंग में मुश्किलें आई थी क्योंकि 10th तक तो बोर्ड्स था और स्कूलिंग थी तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन 11th से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी और फिर जो टेस्ट है और पूरी जो नीट के ओरिएंटेड जो पूरी तैयारी करनी है, तो उसमें काफ़ी पहले दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे मतलब एडजस्टमेंट हो गया और फिर चलता। ओके ग्रेट ग्रेट। सो अब 11th-12th पे आते हैं हम लोग। सो स्कूल प्रॉपर जाते थे कि कोचिंग के साथ? क्या रहता था स्केड्यूल तुम्हारा 11th एंड 12th मैं में? कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी तो मैं कोचिंग से ही तैयारी करता था नीट की। तो स्केड्यूल क्या रहता था, एज इन की पूरा दिन भर स्कूल फिर कोचिंग टाइम वगैरह? 11th में तो 8:30 से 1:30 बजे तक कोचिंग होता था और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता था और वो सब। और लेकिन 12th तो फिर ऑनलाइन ही था तो। अच्छा, तो ऑनलाइन में वैसे ही निकल गया। ओके ग्रेट। सो 11th-12th में यूजुअली क्या होता है कि 11th में जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ने लगते हैं, है ना? फिर धीरे धीरे पता लगता है नहीं यार नीट में तो आना NCERT है। तो क्या ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुई थी?
हाँ, स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा डेप्थ में पढ़ता था, फिर होता क्या था कि जब आधा एक साल होने आया, तब फिर पता चला कि जो मैंने डेप्थ में पढ़ा है वो मैं ज़्यादातर भूल चुका हूँ, या फिर वो ज़्यादा एनसीईआरटी से मैं ज़्यादा ही बाहर चला गया और उतना नीट में आता नहीं है। और एंड में जाके तो नीट के हिसाब से ही मुझे कॉलेज मिलनी है, तो फिर मैंने नीट की ओरिएंटेड ज़्यादा तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, ग्रेट। सो अच्छा, ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम 11th-12th में साथ में कर रहे हैं, जैसे तुमने बताया 11th में ज़्यादा पढ़ने लगे, सो एक बैकलॉग सा डेवलप होता है ना, कि यार ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक, ऐसे 12th में आ गए तो पता लगता है 11th में टॉपिक वीक रह गया, तो 12th में 11th के टॉपिक को लेके परेशान है, उस चक्कर में 12th के टॉपिक नहीं हो पा रहे होते हैं। ये सिचुएशन बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन कभी हुई? अगर थी तो हाउ यू टैकल्ड इट? बैकलॉग तो आई थिंक सबको कभी ना कभी तो होता ही है। तो बैकलॉग के समय आप ये ध्यान रखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप 100% फोकस करके पढ़ो। ये नहीं कि इसमें से थोड़ा पढ़ा, इसमें से थोड़ा पढ़ा, तो आपकी दोनों चीज़ें वीक हो जाएगी और फिर आपको एंड में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितना भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, वो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसे स्ट्रॉन्ग बना दो, ताकि एंड में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे आपकी वीक रह जाए, आपका एक टॉपिक तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो हम चलते हैं थोड़ा सा, अब बैकलॉग वाला एस्पेक्ट तुमने लिया, अब हम आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अप्रोच को समझते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, स्प्लिट करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में, और इसमें फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स फिजिकल केमिस्ट्री? कौन सी किताबें तुमने फॉलो करी फॉर थियोरी, फॉर प्रैक्टिस, और क्या अप्रोच रहता था इन जनरल? फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ मोर लाइक फिज़िक्स। तो उसमें तो मैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लेता था, साथ में जो मैं रोज़ नोट्स होती है मैं वो रोज़ रिवाइज करता था, तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती थी, और जो भी डाउट्स है मैं दूसरे दिन जाके मैं वो डाउट्स क्लियर कर लेता था। ओके। और बुक्स की बात करें तो मैं मेनली तो नोट्स करता था, मॉड्यूल्स करता था, और साथ ही एक कोटा क्वेश्चन बैंक करके एक बुक थी, तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मतलब हमारे जो सर थे उसमें से वो बुकलेट बना के हमें क्वेश्चंस देते थे, तो मैं वो प्रैक्टिस एक तरह से हैंड पिक क्लास हाँ। में ही मिल जाता था। तो ये सब कोचिंग वगैरह भी तुम्हारा वहीं गुजरात में ही था जहाँ से तुम? हाँ। ओके, ग्रेट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये अप्रोच रहा। एंड अगर हम आते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर, सो इनऑर्गेनिक जैसा सभी परेशान रहते हैं, यार याद बहुत करना है, सो तुम्हारे साथ भी आई होगी ये सिचुएशन, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट एंड क्या रहा अप्रोच? इनऑर्गेनिक तो काफ़ी रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, तो मल्टीपल रिवीजन इज़ द बेस्ट वे कि आप इनऑर्गेनिक को अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। सो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर दूसरी बार आप जब ट्राई करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो, और आप एक पेज पे वो लिख दें कि मैं ये चीज़ भूल गया हूँ, तो आप उसको रोज़ रोज़ रिवाइज करें, तो 4-5 दिनों के बाद वो आपको याद रह जाएगा। और फिर थोड़े दिन, जैसे 1-2 वीक के बाद आप फिर से उसको वो पढ़ लीजिए कि ये चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट है और भूलने के चांसेस है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके। तो वो आप मल्टीपल रिवीजन करते जाए तो फिर वो आपको याद रह जाएगी। ओके, तो इसमें तुमने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करा कि उसके बाहर की चीज़ों पर भी गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है? थोड़ा मैंने बाहर का पढ़ा, बट एनसीईआरटी तो उसमें बहुत ज़्यादा ही है, तो फिर मैंने बाहर का ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने मेनली एनसीईआरटी पे ही फोकस किया। मेन एनसीईआरटी पे फोकस हाँ। था, और इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि मल्टीपल रिवीजन्स पे ही ज़्यादा फोकस रहा? मल्टीपल रिवीजन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, हालांकि मैं प्रैक्टिस भी करता था, बट वो कंपैरेटिवली कम थी, मतलब ज़्यादा थियरी पे। ओके, ग्रेट। प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक बैंक सजेस्ट करना चाहोगे, कोई क्वेश्चन बैंक, या जो तुमने फॉलो किया हुआ है एज सच? नहीं, मैंने मॉड्यूल्स और नोट्स और बुकलेट्स और वही सॉल्व की थी, बस और एनसीईआरटी। ओके, स्टिकिंग टू दैट पार्ट, ठीक है। तो ये अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। फिर आते हैं अब ऑर्गेनिक के ऊपर। सो ऑर्गेनिक में बी डिस्क्रिप्टिव, क्या अप्रोच रहा तुम्हारा, क्या बुक्स फॉलो करे, है ना, एंड क्वेश्चंस कहाँ क्या प्रैक्टिस करते थे? ऑर्गेनिक तो मैंने मेनली सर की नोट्स में से ही किया था, तो सर जब पढ़ा रहे तो मैं ध्यान रखता था कि जो भी रिएक्शन है मैं उन सब का मैकेनिज़्म अच्छे से समझूं,
और एक दूसरे जो रिएक्शन है वो एक रिलेट कर सकूँ और पूरा मैकेनिज्म समझूँ। तो अगर एग्ज़ाम में अगर उसमें से कोई ट्विस्ट करके फिर क्वेश्चन आया तो फिर अगर मुझे मैकेनिज्म आता होगा तो फिर मैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको एक बार वो समझ में आ गया कि ये किस तरह से होता है तो फिर आपको रिएक्शन भी अच्छे से याद रह जाती है। ओके, सो क्लास के नोट्स और उसको तुमने मेन फॉलो करा इन हाँ, चीज़ों को समझने के लिए। और साथ ही एनसीईआरटी में भी मैं रिएक्शंस देखता था कि ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो और मैकेनिज्म अगर दिया हो तो मैं वो भी याद करता था कि ये एनसीईआरटी में दिया। ओके, इनको छोड़ करके कोई XYZ ऑथर की कोई और किताब तुमने फॉलो नहीं करी, है ना? सिर्फ स्टिकिंग टू योर कोचिंग मटेरियल एंड एनसीईआरटी, दैट्स इट। ओके, ग्रेट। सो ऑर्गेनिक में क्या प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस में तो ये कोटा क्वेश्चन बैंक था ही, और साथ ही अच्छा। कभी कभी आईआईटी की जो बुकलेट्स होती है कोचिंग की, अच्छा, तो वो भी मैं सॉल्व करता था। अच्छा, एक चीज़ ये कि 11th-12th में चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक तुमने बड़ा अच्छा अप्रोच बताया, कोचिंग फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार एक प्रेशर सा रहता है घर वालों का भी कि यार बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दे लो, प्री बोर्ड हो रहे हैं, बीच में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। क्या इस चीज़ ने तुम्हारी नीट की तैयारी को हैम्पर करा? अगर करा तो तुमने उसको कैसे टैकल किया या क्या अप्रोच रहता था? इस मैनेजमेंट इशू क्या था बोर्ड्स विद नीट की अगर मैं बात करूँ तो? बोर्ड्स में तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, हालांकि मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली तो मुझे पता था कि अगर एनसीईआरटी मुझे अच्छे से आती है तो फिर बोर्ड्स में भी मैं अच्छे स्कोर कर लूँगा। बिल्कुल। और जो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन तो नीट से ही मिलता है तो फिर नीट ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा उसमें डाइवर्ट नहीं हुआ। फिर भी घर वालों से थोड़ा प्रेशर तो रहता है ना, हाँ, बोर्ड प्रेशर। एग्ज़ाम वाला। हाँ, बट मैं फिर मना लेता था अच्छा। कि तो वो भी समझते थे कि नीट से अगर मिल रहा है तो फिर बोर्ड्स पे क्यों ज़्यादा ध्यान दें, मतलब सॉर्ट ऑफ टाइम वेस्ट जैसा भी होता है। मैं उतना अगर इनपुट नीट में दूँ तो फिर ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांस। आउटपुट मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये काफ़ी लोग इसमें ही फंस जाते हैं और बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में जो मेन तैयारी है उसको हैम्पर कर जाते हैं। ठीक है। Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. तो अब हम आते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स एक नाइटमेयर सा है मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स के लिए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और मेरा तो मानना है इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि पढ़ते कम है उसको। सो कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन रही फिजिक्स को लेकर के? नहीं, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। फेवरेट सब्जेक्ट था, ओके ग्रेट। मतलब तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स दोनों फेवरेट था, फिर भी और बड़ा इंटरेस्टिंग ओरिएंटेशन है ना? ठीक है, सो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स फिजिक्स? फिज़िक्स में सबसे पहले उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लूँ। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मैं ज़्यादा डेप्थ में पढ़ता था, अगर नहीं आए तो फिर मैं कभी कभी HCV में से भी पढ़ लेता, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था या फिर सर से डाउट्स पूछ लेता था। तो मैं सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लेता था और फिर जब फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता था तो फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके ऊपर मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा तो फिर उसमें क्वेश्चन और फिर जब पूरा चैप्टर हो जाए तो फिर मिसलेनियस हर एक कॉन्सेप्ट में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेता था। ओके, तो प्रैक्टिस पे तुमने काफ़ी ध्यान दिया लग रहा है। अच्छा, और ये थियोरी वाइज तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी क्या फिजिक्स में? एनसीईआरटी में ज़्यादा नोट्स और HCV पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है लेकिन उस पर स्टार्टिंग तो फिर मैं नोट्स और HCV में से ही करता था। नोट्स और HCV पर, है ना? और एनसीईआरटी मतलब उससे भी काम बन गया बिल्कुल। फिजिक्स में स्कोर तुम्हारा फुल ही था? नहीं, एक क्वेश्चन रॉन्ग था। अच्छा, फिजिक्स में ही गलती की थी? सिली मिस्टेक। ओके ग्रेट, चलो कोई बात नहीं। और प्रैक्टिस के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक रिकमेंड अगर करना चाहो तो? HC वर्मा इज़ अ गुड बुक, और फिर मैं उसके सिवाय तो अपने कोचिंग के जो मॉक्स होते हैं, कोचिंग के मॉक्स, ओके, और जो बुकलेट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा वो फॉलो करता। ओके ठीक है। अच्छा, तो फिजिक्स में मतलब ले दे के अप्रोच था, कंसेप्ट से अच्छा खासा कमांड लो, खूब सारी प्रैक्टिस करो और बस इतने से काम डन एंड डस्टेड है। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं फिर हम बायोलॉजी के ऊपर। सो बायोलॉजी में फिर मैं इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ, एक कंप्लीट रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है। सो रट्टाफिकेशन का क्या अप्रोच रखा तुमने
इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, लोग परेशान हो जाते हैं, याद ही नहीं होते। सो कैसे तुमने मैनेज करा उस चीज़ को? रटाफिकेशन है तो मैंने जैसे बताया था मल्टीपल रिवीजन, तो मैं वो करता था। और जो एग्जांपल होते तो मैं कोई निमोनिक्स और वो बना लेता था कि मैं इस तरह से इसके सारे एग्जांपल को याद रखूँगा। निमोनिक्स तुमने खुद ही बनाए थे कि? हाँ, सर बताते थे या फिर कभी कभी खुद से, और वैसे मैं याद कर लेता था। अच्छा। और मैं ये ध्यान रखता था कि कुछ मतलब बेर एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वो बेर मिनिमम है, वो आपको हर एक एग्जांपल तो याद होना ही चाहिए कि हर एक एग्जांपल मतलब कोई भी एग्जांपल में से नीट में क्वेश्चंस आ सकता है, तो फिर आपको हर एक एग्जांपल याद होना ही चाहिए। उसके सिवाय भी आप ज़्यादा, मैंने मॉड्यूल की थी तो उसमें ज़्यादा एग्जांपल थे तो मैं वो भी याद करता था, लेकिन मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल को मतलब ज़्यादा फोकस देता था। ओके ओके, एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दिया हाँ। तुमने। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वगैरह का भी कोचिंग के टेस्ट में तो आ ही जाते रहे होंगे, हाँ, उसका क्या करते थे? बहुत बाहर से क्वेश्चन आ रहा है तो? बहुत बाहर का है तो फिर मैं छोड़ देता था, क्योंकि वो 2-3 महीने बाद तो वो भूल ही जाएंगे। और मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो टेस्ट के दूसरे दिन भी भूल जाते, तो फिर मतलब उसका एज सच कोई प्रेशर नहीं लेता था। ओके, तो उस चक्कर में नंबर भी तो कभी कम आए रहे होंगे? हाँ, कभी हाँ, तो उससे एक जो प्रेशर आता है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? प्रेशर तो फिर मैं सोचता था कि ये वैसे भी याद तो होने ही नहीं वाले, तो फिर क्यों ज़्यादा प्रेशर लूँ, इससे अच्छा जो एनसीईआरटी का है जो हाँ। मतलब नीट से रिलेवेंट है तो फिर उस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। ओके, सो नीट के रेलेवेंस पे तुमने ध्यान दिया। हाँ। अच्छा, तो ओवरऑल मेन अगर मैं टेक्स्ट बुक कहूँ, सो वाज इट योर ऑल द कोचिंग कंटेंट की एनसीईआरटी कंटेंट दैट यू फोकस्ड ऑन इन विद रिगार्ड टू बायोलॉजी? मैंने मेनली तो मॉड्यूल पे फोकस किया है जो हमारी कोचिंग की थी, और जो कोई चैप्टर्स है जिसमें एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछते तो उसमें ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर्स के बारे में बताना चाहो तो? जैसे 12th में इकोलॉजी है तो उसमें ज़्यादा बाहर का नहीं पूछते, और फिर जेनेटिक्स में भी मोस्टली एनसीईआरटी का पूछते हैं, तो उसमें भी मैंने मॉड्यूल तो की थी, बट माय मेन फोकस वाज एनसीईआरटी। ओके ओके, तो एनसीईआरटी सेंट्रिक एकदम सारा हाँ। कंटेंट, और उसके आजू बाजू जो एक्स्ट्रा इधर उधर हो गया सो हो गया। और प्रैक्टिस के रिगार्ड में कोई स्पेसिफिक बुक? मैं जो मॉड्यूल्स है वो सॉल्व करता था, और साथ ही डॉक्टर अली। डॉक्टर अली, ओके। हाँ, और उसके सिवाय एमटीजी फिंगर टिप्स भी अच्छे हैं, बट मैंने ज़्यादा डॉक्टर अली। अच्छा, तुमने मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन हाँ। किए, ठीक है। बायोलॉजी में मैक्सिमम टाइम तुम थियोरी पढ़ने में दिया करते थे कि प्रैक्टिस में, किस में दिया करते थे? थियरी पे, क्योंकि याद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो फिर अच्छा। मैं ज़्यादा बार पढ़ता था, तो फिर थियरी में ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता था। ओके। अच्छा, तो ये ऐसी सेम तरीके से अगर मैं फिजिक्स में पूछूं तो थियोरी में ज़्यादा टाइम एक्सपेंडिचर था कि प्रैक्टिस में? थियरी मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाए तो फिर आपको थियरी में ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम फिजिक्स में प्रैक्टिस हाँ, ज़्यादा हो गई। और यही कि जो आपका नीट है तो आप उसके लेवल पे नहीं, उसके 2-3 लेवल ऊपर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो फिर जो एंड में आपको नीट के लेवल के क्वेश्चंस हो गए, तो फिर प्रैक्टिस तो फिजिक्स में ज़्यादा। फिजिक्स में ज़्यादा, और ऐसी सेम केमिस्ट्री में भी स्प्लिट करूँ तो फिजिकल में प्रैक्टिस हाँ। एंड बाकी 2 सब्जेक्ट में थियोरी रिवीजन। अच्छा, तो ये रिवीजन जो चीज़ है कि जैसे मान लो हम जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो लिखते लिखते बढ़ते बढ़ते इतने बड़े नोट्स हो जाते हैं यार, सारा बैठ के रिवाइज करने में तो बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या जुगाड़ निकाला था तुमने इसका? क्या इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि फ्लो चार्ट्स बनाए थे कि अपना कोई पर्सनल टेक्निक निकाला? क्या किया तुमने रिवीजन को बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए? तो रिवीजन में मैं पहले तो यही करता था कि मैं जो नोट्स बनाऊँ वो मतलब सारी चीज़ें मैं एक साथ कंपाइल कर दूँ। ये नहीं कि फिर एंड में मैं सर की नोट्स पढूँ या फिर एनसीईआरटी पढूँ, एलएन का मॉड्यूल पढूँ, मैं क्या पढूँ। तो फिर मैं सबसे पहले एक साथ कंपाइल कर देता था, और फिर मैं जब पढ़ने बैठता था तो मुझे ये लगता था कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या फिर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं उस साइड में एक पेज में लिख लेता था, और फिर मैं उससे दूसरी बार जब रिवाइज़ करूँ तो वो उन पेजेस को तुम फॉलो करते थे? हाँ, और जो टेस्ट है तो उससे पहले भी एक बार पढ़ के उसे जाऊँ। अच्छा, सो मतलब एक बार तुमने प्रॉपर नोट्स बना लिए हाँ। और उसमें से फिर तुमने एक्सट्रैक्ट किया। हाँ। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ग्रेट। और ऐसे ही अब हम चलते हैं, चलो ठीक है, नोट्स बनाए, रिवीजन की स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो करी, अब आते हैं ले दे करके अल्टीमेटली सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद पेपर देना होता है, मॉक देना होता है। काफ़ी बार क्या होता है हम बहुत पढ़े लेकिन नंबर नहीं आए, हुआ था कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार सिली मिस्टेक्स होती है, तब तो मतलब ज़्यादा ही दुख होता है कि मतलब पूरा पढ़ लिया फिर भी मार्क्स बहुत ही कम आए। ये काफ़ी लोग तुमसे पूछे भी होंगे, मैं भी पूछ लेता हूँ, सब पूछ लिए, तो हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स बताओ। बहुत लोग कुछ ज़्यादा ही करते रहते हैं सिली मिस्टेक और पूछते रहते हैं कैसे रोकें इस चीज़ को।
सो तुम्हारी भी होती रही होंगी। हाँ। सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि ये ना हो? और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। और आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आप जैसे नोट भूल जा रहे हो या फिर इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो क्वेश्चन लिखा है आप हर एक वर्ड को अंडरलाइन करते जाओ और हर एक वर्ड पे अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि फटाफट करने के चक्कर में आप आधा क्वेश्चन पढ़ा और आधा ऐसे ही मतलब समझ लिया कि हाँ ये ऐसे ही होगा। तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आप माइंड को पूरा काम रखो और फिर ध्यान से बोलो। ओके। सो यार, लेकिन ये थोड़ा बोलना मुझे लगता है आसान है, माइंड को काम रखो। जब हम प्रेशर एग्जाम में देने जाते हैं तो बहुत प्रेशर होता है ना, कि यार बाहर निकलेंगे लोग पूछेंगे कैसा गया पेपर, ये सब तुम्हारे साथ भी होता था जब एग्ज़ाम देने जाते थे कि बाहर मम्मी पापा खड़े हैं, पूछेंगे कैसा गया पेपर, कितने नंबर आ रहे हैं? तो ये घर वाला भी प्रेशर क्या तुमने कभी फेस किया? फैमिली से प्रेशर तो काफ़ी कम था क्योंकि फैमिली क्वाइट सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग थी और उन्हें पता ही था कि मतलब मैं तैयारी तो कर रहा हूँ और अगर कभी मार्क्स कम आ जाए तो मतलब हर एक चीज़ में होता है कि आप तैयारी करें फिर भी कई बार आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो आप एक्सपेक्ट करें उससे कम आ सकता है। तो वो अंडरस्टैंड कर लेते और इतना प्रेशर नहीं देते थे कि तो हर एक टेस्ट में तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं या हर एक टेस्ट में तुम्हें अच्छा स्कोर करना ही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना सपोर्टिव रहे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, और एक और सवाल तुमसे काफ़ी बार पूछा गया होगा, मैं भी पूछ लेता हूँ। ये तुमने टाइम टेबल कभी बनाया है? सुबह 7 बजे उठना है, फिर 8 बजे ये करना है, 8 से 10 ये करना है, फिर ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाया है कभी? हाँ, काफ़ी बार बनाया है लेकिन कभी फॉलो नहीं किया। कभी नहीं हुआ। ये पता नहीं लोग बनाते क्यों हैं, सभी बनाते हैं लेकिन फॉलो किसी से नहीं हो पाता। तो क्या किया तुमने ऐसा? बिकॉज़ चीज़ों को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि एवरी मिनट वाज़ प्रोडक्टिव, जो भी तुम टाइम स्पेंड कर रहे थे? मैं ये मानता हूँ कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप दिन में कितना पढ़ते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। आप जैसे बुक खोल के बैठ गए तो वो टाइम तो आपने वैसे भी बुक खुली हुई है लेकिन आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, आपको समझ में नहीं आया, पढ़ा नहीं आपने, वो मतलब टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं ये करता था कि मैं ये पहले ही बना लूँ कि आज रात को मैं सोने से पहले मैं इतना पढ़ूंगा और मैं ट्राई करता था कि मैं उतना पढ़ लूँ। हाँ, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट कभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और फिर वो नहीं हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन मैं 100% वो इनपुट देता था कि मैं अपना जो गोल है वो मैं अचीव कर ही लूँ, कि इस दिन का इतना टारगेट है तो वो मैं पढ़ ही लूँ। ओके ओके। सो गोल सेट करते थे और वो गोल को कंप्लीट करके ही आगे अगले दिन सो रहे थे तुम, है ना? सो ये गोल सेटिंग का काम तुमने बिल्कुल सीखा, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि तुमने सिलेबस, चलो 11-12 तुमने साथ में बोर्ड के साथ ही नीट क्रैक करा है। सो सिलेबस तुमने कब तक फिनिश किया था? खैर तुम्हारा तो ऑनलाइन था। सारे बोर्ड एग्जाम तक बहुत बड़ी टेंशन हट गई थी, तो वो जो यूजुअली लोग प्रेशर फील करते हैं वो नहीं था, बट स्टिल है ना, थोड़ा तो रहता ही है। सिलेबस कब तक तुमने ख़त्म करा? आई गेस मार्च अप्रैल के आसपास। मार्च अप्रैल के आसपास, ग्रेट। और उसके बाद मॉक पेपर्स तुमने कब से स्टार्ट करे कि मॉक पेपर पहले ही स्टार्ट कर दिए थे? मैं मॉक पेपर जो रेगुलरली हर रोज़ तो मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था और उसके सिवाय वीक में 1 या 2 बार पार्ट सिलेबस टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट वो मैं देता था रेगुलर। अच्छा, और जब मॉक पेपर देते हैं तो ऐसा तो नहीं हम हर बार बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए? लोवेस्ट स्कोर कितना गया था तुम्हारा? अब इतना अच्छा स्कोर ले आओ, ये भी मैं इंटरव्यू में ऐड कर लेता हूँ कि लोवेस्ट स्कोर कितना गया था? लोएस्ट फुल सिलेबस में काफ़ी बार 480 के आसपास मतलब गया है। ओके, मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, वैसे सीखने को ही मिलता है मेरे हिसाब से। और ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि काफ़ी बच्चे ये मान लेते हैं कि है ना कि यार इतना अच्छा स्कोर करा हमेशा ही ऐसे लेके आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स एंड दैट्स पार्ट ऑफ प्रिपरेशन जर्नी, और उससे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट में गलतियाँ होती थी, तो चलो पेपर अटेम्प्ट में मैं बाद में आऊँगा। इसकी एनालिसिस पर तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था? मैं ये सबसे पहले देखता था कि मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई है। सिली मिस्टेक की तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप उसे अच्छे से पढ़े या फिर प्रैक्टिस करने से आती है। कॉन्सेप्चुअल तो फिर जैसे फुल सिलेबस में टेस्ट दे रहा हूँ और मेरी मिस्टेक हुई तो फिर मैं देखता था कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स वीक हो गए, तो फिर मैंने एक लिस्ट बना ली कि ये चैप्टर्स मेरे वीक है और जो मुझे सबसे कम आते थे तो मैंने उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उधर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर जब नेक्स्ट टेस्ट होती थी तो फिर वो टेस्ट में जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अब वो मेरा वीक कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर वो रॉन्ग नहीं होता था। तो ऐसे करते करते 5 10 मतलब जैसे चैप्टर्स होते गए तो फिर मार्क्स भी बढ़ते गए।
ओके सो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना एंड देन उन पे वर्क करना, बिकॉज काफ़ी लोग ये मिस आउट टेस्ट दे आते हैं, बोलते हैं ऐसा गया पेपर और एनालिसिस नहीं करते हैं. सो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है. बहुत. बिल्कुल. अच्छा, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कोई ऐसा सीक्रेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जिससे बहुत शानदार स्कोर खड़ा हो जाए, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तुम्हारी कि तुमने भी किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि तुमने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई? मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज अटेम्प्ट की, तो फिर मुझे बेस्ट तो यही लगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में जब जा रहे हैं तब स्टार्टिंग में हमारी स्पीड बहुत ही स्लो होती है और हम ज़्यादा ध्यान देते हैं. 1-2 घंटे बाद हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और ऑलरेडी हमने 1 घंटा पेपर में दिया, तो फिर उसका प्रेशर और अलग अलग चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है. तो मैं स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स अटेम्प्ट कर लेता था क्योंकि मेरा दिमाग भी शांत रहता था और मैं स्लो भी था, तो मैं फ़िज़िक्स सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैंने केमिस्ट्री और एंड में बायो. और अगर एंड में कम समय भी है तो फिर मैं बायो फटाफट कर लूँ तो फिर मिस्टेक के चांस कम है, क्योंकि फिजिक्स ऑलरेडी मतलब हर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और कम टाइम है तो फिर वो ज़्यादा ही हेक्टिक और पैनिक हो जाता था कि एंड में इतने सारे क्वेश्चन में अब कैसे अटेम्प्ट करूँ. ओके सो इसमें तुमने काफ़ी एलाबोरेटली डिस्क्राइब करा कि हाँ भाई क्या कैसे अप्रोच रहा. अब आते हैं यार तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में 11th-12th में तुम्हारे हिसाब से व्हाट वेयर बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैड जिसे तुम्हें ओवरकम करना था और इस बड़े स्कोर तक लेके जाना था? व्हाट वेयर द चैलेंजेस? सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस और डिस्ट्रैक्शन, ये मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मतलब ऑनलाइन क्लासेस से क्या दिक्कत हुई? 11th वो स्मूथ, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो फिर डाउट्स मैं क्लास में ही पूछ लेता था. अगर बाद में डाउट्स आए तो फिर बाद में भी मैं अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी पूछ लेता था. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यूअसली इतने देर तक फ़ोन पे आप देखना, वो आदत में नहीं था तुम्हारी. हाँ, है ना. और फिर कभी आई स्ट्रेन हो गया या फिर मैं या फिर मैं तुरंत डाउट पूछने में या फिर कभी कभी कनेक्टिविटी इश्यूज में भी मतलब मैं जहाँ पे रहता था वहाँ कनेक्शन का बहुत इशू था. तो मुझे पूरा रात को मैं पढ़ाई करता था क्योंकि रात को कंपैरेटिवली नेट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है. ओके. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और साथ ही कि मतलब कोचिंग में जब जाता था तो फिर ये फिक्स ही था कि ये 7:30 से इतना टाइम तक कोचिंग में, और वो टाइम टेबल थोड़ा मतलब फिक्स था. अगर पूरा दिन ऑनलाइन था तो वो टाइम टेबल भी फिक्स नहीं रहता था, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत सारे आते थे. वो अचानक से ट्रांजिशन भी था, एक बहुत अलग ही फेज था वो. ये सारे कोचिंग जो ऑफलाइन में वो भी ऑनलाइन आ रहे हैं और उसमें थोड़ा वो जूम पे कहाँ वो फील आ पाती है ना. वो वाली एक चीज़ तुमने फेस करी. ठीक है, और कोई चैलेंज? डिस्ट्रैक्शंस तुम बता रहे थे, सो व्हाट वेयर डिस्ट्रैक्शंस? डिस्ट्रैक्शन तो मतलब जैसे फ़ोन है तो फिर जब ऑनलाइन क्लासेस और ट्वेल्थ ख़त्म हो गया तो फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था फ़ोन और उसकी तरफ. अच्छा. और मतलब वो ज़्यादा एक फीडअप वाली सिचुएशन थी कि 2 साल तक इतनी मेहनत की और मतलब और आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन वो सब ख़त्म हो गया, तो फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया. ये प्रिपरेशन के बीच में ऐसा हुआ था? हाँ. अच्छा. तो फिर मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए मैंने यही किया कि मैं तो जब जैसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो फिर आप एक उसका पर्टिकुलर टाइम होता है कि आप वो टाइम पे या करते हो या फिर, तो उसके हिसाब से जो टाइम था तो मैं वो उस चीज़ को अवॉइड कर देता था. मैं या फिर मैं बाहर चला जाऊँ, घूमने चला जाऊँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगूँ, कुछ भी हो. पढ़ाई अगर मैं ना करूँ फिर भी मैं वो चीज़ को, डिस्ट्रैक्शन को मैं अवॉइड करने की ट्राई करता था. और फिर 2-3 दिन के बाद वो फिर डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाते हो और फिर आप वो टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो. सो डिस्ट्रैक्शन के लिए ग्रेट. डिस्ट्रैक्शन को लेकर के एस्पेक्ट रहा. और कोई हॉबीज़ वगैरह भी थी तुम्हारे प्रिपेयर? काफ़ी बार ये होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते यार एक लिमिट आती है, सैचुरेशन आ जाता है, नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब कुछ ब्रेक चाहिए. सो ऐसा क्या प्रोडक्टिव ब्रेक्स तुम लिया करते थे या क्या तुम्हारे साथ ये सैचुरेशन वाली सिचुएशन आती थी कि कोई हॉबीज़ वगैरह तुम्हारी रही हो? मुझे घूमने जाना काफ़ी अच्छा लगता है. कहाँ घूमने जाना है? मतलब एक्चुअली जो मैं वहाँ रहता हूँ तो वहाँ सी शोर भी है, वाटरफॉल भी है, तो सब, तो फिर मैं वहाँ घूमने जाता था साथ में फैमिली के साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. अच्छा, तो वो एक रिफ्रेशमेंट ड्राइव एक तरफ से हो जाती थी. ओके, दैट्स रियली ग्रेट, है ना. अब हम आते हैं थोड़ा सा एंड पार्ट की तरफ. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये पैनिक सिचुएशन एक आता है पेपर से 1-2 महीने पहले. लग रहा है सब भूल रहे हैं, क्या होगा पता नहीं कैसे, ये वाली एक सिचुएशन आती है, सबके साथ आती है एक बार, चाहे वो कितना भी पढ़ ले. और एक तो ये भी रहता है कि यार लगता है कि अभी भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये वाली भी एक बात आती है. सो क्या ये तुम्हारे साथ कभी हुआ?
और अगर हुआ तो इसको तुमने मैनेज कैसे किया, या जो अभी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो उनके लिए तुम्हारी क्या एडवाइस है? जब लास्ट के 1-2 महीने बाकी रहे तो आप अच्छे से टाइम टेबल बना ले कि आपके पास इतने डेज बाकी है, इतने डेज में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और हर एक दिन का आप प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप ये कि एक दिन में मैं जैसे हार्ड टफ चैप्टर है तो फिर एक दिन में एक चैप्टर, और इजी है तो एक दिन में 2 चैप्टर, और साथ ही मॉक टेस्ट। तो आप अच्छे से पूरा प्लानिंग कर ले कि मुझे इस तरह से करना है, तो फिर वो स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में काम आता है। अगर आपको पता है कि सोने से पहले मैंने आज का पूरा काम कर लिया तो फिर स्ट्रेस किस बात का, और मैं ऐसे ही करते रहूँ तो एंड तक तो मेरा सब कुछ हो ही जाने वाला है। तो फिर स्ट्रेस के लिए तो यही कि आप अच्छे से मैनेज करके चलें। ओके, सो अब यार सपोज करो कोई नीट एस्पिरेंट है, 1 हफ्ते में पेपर है, सो क्या इस टाइम पर सबसे प्राइम फोकस क्या होना चाहिए उस एस्पिरेंट का? कि पहला चीज़ वो परेशान रहे, ये यूजुअली सब रहते हैं, उसके बाद कि काफ़ी सारी थियोरी रिवीजन करता रहे, या जैसे तुमने बताया कि नोट्स का फिर और आउटपुट निकाला एक पेज पे, जो भूल रहे हैं वो लिखा, उसका रिवीजन करे, कि उस टाइम पर भी मॉक पेपर लगाए? पहले तो यही कि आप पैनिक ज़रा भी मत करो। अगर आप उसमें ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका पूरा हफ्ता उसमें ही निकल जाएगा। अगर आपने अब तक अच्छे से तैयारी की है तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं, और अगर नहीं की तो फिर नहीं मिलने वाले, सीधी सी बात है। और यही कि जो आपका लास्ट जो वीक है आप उसमें दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दो, मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। और साथ ही आपने जो अब तक शॉर्ट नोट्स बनाए तो आप उसमें भी ध्यान दो। जैसे फिजिक्स है तो आपने कोई फार्मूला बुक बनाई हो, रेफर की हो, तो आप उसमें ध्यान दो। या फिर बायो में आपको कुछ चीज़ें लगती हो कि जो इम्पोर्टेंट है या फिर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पढ़ सकते हो। ज़्यादा बाहर का या फिर जो ज़्यादा नए टॉपिक्स और वो आप अवॉइड करो, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज ही करने वाले। क्योंकि एक तो प्रेशर इतना है और प्लस आप नई चीज़ पढ़ रहे हो तो फिर नई चीज़ में क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, तो फिर वो सब ब्लंडर हो जाएगा। तो तुम्हारी बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी रही थी लास्ट के 1 वीक में? यही कि मैं मॉक टेस्ट देता था, उसको अच्छे से एनालाइज करता था, और फिर मुझे जो लगता था कि ये टॉपिक है तो उसमें ज़्यादा रटाफिकेशन है या फिर मैं ये भूल जाऊँगा, तो फिर मैं वो फिर से पढ़ता था। ओके, लेकिन यार ये होता है ना कि अगर हम पेपर के पिछले वीक में मॉक पेपर दे रहे हैं, मान लो पेपर 4 दिन बाद है, हमने आज एक मॉक दिया, मान लो उसमें 550 नंबर बने, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है और पेपर के पहले मॉक दे रहे हैं तो इसको टैकल कैसे किया जाए? या क्या कभी तुमने ऐसी सिचुएशन फेस करी कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कम स्कोर था, फिर लग रहा हो कि अब यार नीट में भी ऐसा रिपीट ना हो जाए, ऐसा कुछ इशू ना हो जाए? तो आप पहले अच्छे से एनालाइज कर दीजिए कि आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ थी। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स है तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से शांत रह के करें, क्योंकि आप अगर पैनिक में कर रहे हो तो फिर आपके इससे भी ज़्यादा मार्क्स कट सकते हैं। तो फिर आप ज़्यादा भी मतलब स्ट्रेस ज़रा भी ना लें। और अगर कॉन्सेप्चुअल बात है तो आप फिर ये देखिए कि आपको कहाँ पे गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, और आपको क्या रेक्टिफाई करना है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और स्ट्रेस को तो मतलब पूरा अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि वो आप अगर एक बार आपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और फिर आपको बाद में लगेगा कि मैंने ये टाइम भी वेस्ट कर दिया, तो फिर बेसिकली केयर फ्री होना ज़रूरी हो जाएगा। हाँ। है ना? वो थोड़ा वो आदत लगानी पड़ेगी बहुत सारे मॉक पेपर्स देख करके। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एक और सवाल आता है, अब आजकल इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता जा रहा है, अभी तो कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ 8th 9th से तैयारी शुरू कर दे रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन टू क्रैक दिस एग्जाम विद एन अमेजिंग स्कोर? कबीर जी ने जैसे कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगो कब। तो यही कि अगर आप अभी से ही स्टार्ट करना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जैसे 11th में किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स उससे पहले भी करते थे, लेकिन अगर आपने एक बार फिक्स कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो फिर आप आज अभी से ही उस फील्ड में जाने की पूरी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देयर इज़ नो टुमारो। अगर आप कल पे टालते रहेंगे तो फिर आप सब पूरा मिस कर देंगे, और आप फिर तैयार भी नहीं होगी, और फिर आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलेंगे और फेल हो जाएगा। मतलब अगर आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आज से अभी से तुरंत इसी टाइम तैयारी शुरू करनी चाहिए, और जी जान से लग जाना चाहिए एकदम, बिल्कुल। एंड यार कोई ऐसे मैजिक पोशन या कोई मैजिक स्ट्रैटेजी तो है क्या इसको क्रैक करने की, कि 2 साल का बस हार्ड वर्क है और मतलब कहते हैं ना इसको पैशनेटली इन्वॉल्व होना स्टडी के साथ, वो है? तो कोई शॉर्टकट्स है क्या इसको क्रैक करने का?
शॉर्टकट तो नहीं है क्योंकि 2 साल है, 11th-12th पूरा इतना वास्ट सिलेबस है, तो आपको पहले से अच्छे से हार्ड वर्क के साथ और स्मार्ट वर्क तैयारी सब कुछ आपको चाहिए ही। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी उससे बढ़ेगी, और शांत रह के पूरा आप गोल ओरिएंटेड आप तैयारी कीजिए तो फिर हो जाएगा। बिल्कुल, शॉर्टकट्स तो कोई भी नहीं। That's really great. So this brings us to the next segment of the CTWT interview, that is the rapid fire round, जिसमें हम बहुत फटाफट हमारे टॉपर से आज के कुछ शानदार सवाल पूछेंगे और इन्हें भी बहुत फटाफट आंसर करने हैं. So shall we begin with it? ओके। Okay, so पहला सवाल, if you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? लाइफ क्या है, किससे क्रिएट होती है, और फ्यूचर क्या है। Okay, that's quite philosophical. काफ़ी गहराइयाँ जानना चाहते हो. Okay, the next one will be what movie has everyone else seen but you have not? भाग मिल्खा भाग। Okay, वैसे मैंने भी नहीं देखी अभी तक ये. What's something you have tried that you'll never ever try again? गिविंग नीट एग्जाम अगेन क्योंकि मैं फिर से पढ़ना उतना नहीं चाहता। Okay, okay. And then what are you most looking forward to in next 10 years? अच्छे से एज अ ह्यूमन और एज अ प्रोफेशनल मैं अच्छा आदमी बनूं, डॉक्टर, और फिर मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। That's really great. And if you could learn any language fluently, what would it be? संस्कृत। Sanskrit, okay. And what is the one food that you would never give up? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुजराती फूड। Okay. Okay, that's great. So you will never be giving up Gujarati food. Okay, that was really great. And so this brings us to the end of this rapid fire round. And हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है ना? गुजराती फूड तो नहीं है बट काफ़ी सारी चॉकलेट्स हैं, सो बिल्कुल से एंजॉय करो। थैंक यू। है ना? एंड या so it was really great having you here, and thank you for being so elaborate, so descriptive about your preparation journey, and I sincerely hope कि सबने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे यहाँ CTWT पे एक और सेगमेंट होता है टैग टॉपर, जिसमें तुम अपने किसी भी फ्रेंड को टैग कर सकते हो जिसको तुम यहाँ पर नेक्स्ट इंटरव्यू में देखना चाहो, जिसके साथ हम और उनकी जर्नी को यहाँ सबके साथ शेयर कर पाएँ। मैं चिराग लाडूमोर को टैग करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि उसने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, उसने सारी प्रिपरेशन स्कूल से ही की थी। सो आई गेस कि वो ज़्यादा डिफरेंट और इंस्पायरिंग होगी। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। विल ट्राई टू मेक श्योर कि अगले इंटरव्यू में वो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हो। ओके, सो ऋतुल, बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, एक मैसेज फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, खासकर जो इस बार नीट देने वाले होंगे, बोर्ड के साथ दे रहे हैं, और एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो योर सक्सेस मंत्र टू क्रैक नीट, वन मैसेज। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टे फोकस, यूटिलाइज योर टाइम वेल, और साथ ही आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। आप फूड जो है वो घर का ही खाएं और अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस दें, और साथ ही आपको स्लीप आपको जितनी चाहिए आपको तो आप उतनी स्लीप ले। आप नाइट को ज़्यादा पढ़ रहे हो तो फिर ये नहीं कि आप सोना आपने बहुत ही कम कर दिया, तो फिर आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा और फिर आपकी पढ़ाई भी ज़्यादा मिस हो जाएगी। And so that brings us to the end of this CTWT interview. I sincerely hope you loved it. You got to know a lot from this. खासकर जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और साथ में नीट देने वाले हैं, उनके भी दिमाग में एक बज़ क्लियर हुआ हो, है ना? So we'll be ending this right here, and all your feedbacks, all your suggestions down in the comment section. Do like this video, do share this with all your friends so that इतना प्यारा मैसेज और इतनी प्यारी जर्नी सब तक पहुंच पाए और सब इंस्पायर हो पाए और सब बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर more such amazing and inspiring interviews. Thank you so much.